गौतम ने 2 पल वेदांत को एक अजीब नजर से देखा और वहां से बिना कुछ कहे जाने लगा। यशवंत उसके पीछे पीछे माफी मांगते हुए भाग रहा था। मिस्टर गौतम, प्लीज हमें माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं वेदांत को अच्छे से सबक सिखाऊंगा, मैं उसे सुधारूंगा, आई प्रॉमिस। यह बात सुनते ही गौतम अचानक रुक गया और उसने यशवंत को बहुत ही शांत भाव से कहा, ऐसे वादे मत करो जो तुम निभा न सको। वेदांत अब बच नहीं सकता। ये बात कहते ही गौतम वहां से निकलने लगता है। तभी पीछे से उज्जवल घबराते हुए वेदांत सर चिल्लाता है। यशवंत मुड़ के देखता है कि वेदांत जमीन पर एक लाश की तरह पड़ा हुआ। उज्जवल वहां एक डॉक्टर ले आता है जो वेदांत को चेक करते ही घबराते हुए कहता है, वेदांत का शरीर बहुत ठंडा हो गया है, जैसे एक लाश होती है पर उसकी सांसें धीमी चल रही हैं। 2-3 मिनट ही और चलेंगी। एम्बुलेंस के आने तक भी वेदांत के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। मैंने इतना क्रिटिकल केस अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। सीपीआर का भी कोई असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही यशवंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यशवंत तुरंत आसपास देखने लगा और गौतम को ढूंढते ढूंढते विला के बाहर चला आया, जहां गौतम ऑटो के लिए वेट कर रहा था। गौतम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे की मदद करो। मेरा बेटा नादान है, वो गुस्से में कुछ भी कर लेता है, लेकिन उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बिना आसपास के लोगों की फिक्र करते हुए यशवंत ने गौतम के सामने हाथ जोड़ लिए। वो समझ गया था कि वेदांत को ठीक करने में सिर्फ गौतम ही उसकी मदद कर सकता है। मिस्टर यशवंत, कोई फायदा नहीं है। मैंने आपके बेटे के अंदर ऐसे गुस्से की आग देखी है जो उसे भस्म करके ही छोड़ेगा। जो वेदांत के साथ अभी हो रहा है वो उसके बुरे कर्मों का फल है। मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसकी इस हालत का। ये बात सुनते ही यशवंत की आंखों से आंसू निकलने लगे। गौतम, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। मेरे बेटे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये कहते हुए यशवंत की आंखों में अपने बेटे के लिए मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि गौतम कुछ करे, यशवंत अपने घुटनों के बल बैठ गया और गौतम के सामने नाक रगड़कर माफी और मदद की भीख मांगने लगा। ये बात सभी को हैरान कर देती है। आसपास खड़े लोगों के साथ साथ उज्जवल को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यशवंत ने आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था और आज वो गौतम के सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहा था। लेकिन यशवंत ने जैसे ही गौतम के पैरों को हाथ लगाया, गौतम ने तुरंत यशवंत को सम्मान के साथ उठाया। ये क्या कर रहे हो आप मिस्टर यशवंत? आप मेरे डैडी जी की उम्र के हो, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं गौतम, जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे और वेदांत को देख नहीं लोगे, मैं तुम्हारे पैर पकड़े रहूंगा। इतना पैसा और शोहरत होने के बाद भी मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकता हूं। कैसा बाप हूं मैं। यशवंत को रोड पे सबके सामने रोते देख गौतम यशवंत के साथ विला के अंदर वापस आ जाता है। यशवंत तुरंत वेदांत के पास आके रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है। वहीं गौतम वेदांत को गौर से नोटिस करने लगा। अचानक गौतम की नजरें वेदांत के चेस्ट पे आके रुक जाती हैं और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, गौतम वेदांत के पास जाता है और अपने दोनों हाथ वेदांत के गले की ओर बढ़ाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि गौतम वेदांत का गला दबा रहा है, क्योंकि गौतम के छूते ही वेदांत जोर से छटपटाने लगता है। डॉक्टर चिल्लाने लगता है, छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। यशवंत भी डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि गौतम वेदांत की मदद करना चाह रहा है या उसे मारना। उज्जवल और उसके आदमी भाग के गौतम को वेदांत से दूर खींचने की कोशिश करते हैं, पर गौतम टस से मस नहीं होता और वेदांत का शरीर और तेजी से कांपने लगता है। तभी गौतम अपनी पूरी ताकत लगाता है और वेदांत के गले से कुछ तोड़कर अलग कर देता है। वेदांत का शरीर स्थिर हो जाता है। सभी लोग डर जाते हैं कि गौतम ने क्या किया। डॉक्टर तुरंत वेदांत को चेक करता है और शॉक्ड हो जाता है। ओह माय गॉड, दिस इज अ मिरेकल। वेदांत का बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। कैसे? सभी गौतम को अलग नजरों से देख रहे थे। किसी को पता नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट करें। अभी अभी जो उनकी आंखों के सामने हुआ वो उसे क्या समझें। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।